आज की वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होने वाली है, इसी वजह से अपने कान के साथ साथ अपने दिमाग को खोल के भी इस वीडियो को देखना। ये है Redmi K20 Pro और ये कौन सा फोन है ये आपको इस लाइन से ही पता चल रहा होगा। You guessed it right. ये है OnePlus 7। ये दोनों 2020 में लॉन्च हुए थे और दोनों में सेम प्रोसेसर आता है, which means इन दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। पर जब मैंने दोनों में गेम खेला तो OnePlus 40 FPS पर चल तो रहा था, लेकिन कभी कभी अचानक से वो 25-30 FPS पर चला जा रहा था। ऑन द अदर हैंड Redmi मोस्ट ऑफ द टाइम 40 FPS दे रहा था। स्क्रॉल करते टाइम दोनों ही फोन थोड़ा थोड़ा अटक रहे थे, लेकिन OnePlus थोड़ा ज्यादा अटक रहा था। ऐप ओपनिंग में मुझे लगा था OnePlus 7 ज्यादा पीछे रहेगा, बट दोनों में एज सच बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो OnePlus थोड़ा सा पीछे ही रहता है। लेकिन यही अगर मैं 2020 के स्पीड टेस्ट को देखूं तो वहां पर ये दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस दे रहे थे, कहीं कहीं पर इवन OnePlus ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन आज 5 साल बाद Redmi 5 से 10% ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सेम लॉन्च टाइम और सेम हार्डवेयर होने के बाद भी 5 साल के अंदर इन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे आया? अगर तुम सोच रहे हो कि Redmi वालों ने अपने फोन को ज्यादा अच्छे अपडेट्स दिए हैं तो तुम गलत हो। ये फोन इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर Redmi का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि Redmi में आपको MIUI नहीं मिलता। इसमें मैंने कस्टम रोम डाल रखा है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी इसका जिम्मेदार Redmi नहीं है। और इसमें है OnePlus का Oxygen OS जिसे OnePlus ही कंट्रोल करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने 2 साल पुराने फोन में कस्टम OS डालने बैठ जाना, क्योंकि कस्टम OS के अपने कुछ बहुत सारे नुकसान है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब हमारे फोन का कंट्रोल हमारे फोन बनाने वाले ब्रांड के पास होता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे तुम्हारे दिमाग में ये ऑप्शन आता रहता है कि भाई अपना फोन अपग्रेड कर ले। इसका मेरे पास काइंड ऑफ प्रूफ भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको प्रैक्टिकली अपने फोन को अपग्रेड करना चाहिए ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। लेकिन उससे पहले अगर तुम एक बिजनेस चलाते हो तो तुम्हें इस टूल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एक बिजनेस को संभालने में बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लगता है और उस मैनेजमेंट के साथ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट Odoo CRM एक ऐसा ओपन सोर्स बिजनेस मैनेजमेंट टूल है जिससे आप अपने बिजनेस और कस्टमर्स दोनों को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो एक साथ। चाहे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टोर, इवेंट्स या फिर सोशल मीडिया के लीड्स को मैनेज करना हो या फिर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना हो, ये सब आप एक ही जगह पर कर सकते हो वाया Odoo CRM ऐप। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बिल्कुल फ्री है फॉर अनलिमिटेड यूजर्स। यहाँ पर आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेल साइकिल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इन लीड्स को आप अलग अलग व्यू में देख सकते हो, लाइक कैनबैन, लिस्ट एंड मेनी मोर। हर एक लीड का कम्युनिकेशन से लेकर डिटेल सब कुछ एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हो। प्लस बिजनेस करने वालों को पता होगा कि सेल्स के इनसाइट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मजे की बात यह है कि उसके लिए भी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सेल्स के सारे इनसाइट्स मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो Odoo CRM का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर करना। एज Odoo का कोई भी एक ऐप आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। चलो अब देखते हैं ब्रांड को हमारे फोन को स्लो करने की एक गंदी आदत लगी कहां से। 1923 में एक एवरेज बल्ब की लाइफ थी 1800 से 2500 घंटे। उस साल ओसराम ने लगभग 63 मिलियन यूनिट्स बल्ब बेचे, लेकिन उसके अगले साल ये सेल घटकर हो गई 28 मिलियन, मतलब आधे से भी कम। वजह सिंपल है, बल्ब इतने ज्यादा चल रहे थे कि लोगों को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ऐसा सिर्फ ओसराम के साथ नहीं, बल्ब बनाने वाली सारी कंपनीज के साथ हुआ। तो ये सब देखकर दुनिया की सारी बल्ब बनाने वाली कंपनीज एक साथ आई और उन्होंने बोला कि जितने भी दुनिया में बल्ब बनेंगे उनका एक स्टैंडर्ड लाइफ टाइम होगा 1000 घंटे का। अगर किसी कंपनी का बल्ब 800 घंटे से कम और 1750 घंटे से जितना ज्यादा चलेगा उसके ऊपर उतना ज्यादा फाइन लगाया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये किया बल्ब की सेल्स फिर से बढ़ गई। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया और ये पूरा ग्रुप खत्म हो गया, लेकिन इनके बनाए तरीके आज भी यूज हो रहे हैं। इसे ही हम प्लैंड ऑब्सोलेंस कहते हैं। अब इसे प्रैक्टिकली होता हुआ देखो। ये है यूएस के कस्टमर के स्मार्टफोन को अपग्रेड करने का साइकिल, जो पहले कम था लेकिन फिर धीरे धीरे अपग्रेड करने का साइकिल बढ़ गया। वजह 2012 से 2015 के बीच जो फोन आए थे वो बहुत अच्छे थे, तो लोगों को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब इस ट्रेंड को सबसे पहले एप्पल ने नोटिस करा और 2017 में सिर्फ एक अपडेट देकर उसने बहुत सारे आईफोन्स को स्लो कर दिया ताकि वो नए आईफोन पर अपग्रेड कर सके। पकड़े जाने पे उन्होंने बोल दिया कि हम अपने पुराने आईफोन की बैटरी हेल्थ को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन हम सबको पता है कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे थे। प्लस आप आजकल के फोन्स के डिजाइन देखो ना, आपको क्या लगता है ये सारे फोन्स ऐसे क्यों डिजाइन करे गए हैं जिनको रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो? और साल दर साल फोन को रिपेयर करना मुश्किल होता जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है जो हर साल नए नए फोन को टीयर डाउन करता है। They've also been getting less repairable every year. इवन एप्पल अपने फोन की रिपेयरेबिलिटी पर इतना कंट्रोल रखता है कि वो जो स्क्रू अपने आईफोन्स में यूज करता है वो नॉर्मल किसी भी स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुल सकते, उसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल चाहिए होता है। अब ये सुनकर अगर तुम कह रहे हो कि ब्रांड ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फोन को वाटरप्रूफ बनाना पड़ता है, तो ठीक है, माना,
लेकिन अगर यही काम 10 साल पहले शुरू कर दिया होता कि हमें रिपेरेबिलिटी के साथ साथ वाटर प्रूफिंग वाला डिज़ाइन चाहिए, तो आज डेफिनेटली हमारे पास ऐसा डिज़ाइन एग्जिस्ट कर रहा होता जो आसानी से रिपेयर भी करा जा सके और जो IP69 को भी सपोर्ट करता हो। रिपेरेबिलिटी के बारे में और भी जानना है तो इस भाई का चैनल जाकर देख लो, पूरा चैनल ही रिपेरेबिलिटी के ऊपर। बाकी कुछ अच्छे ब्रांड हैं जो आज भी ऐसा फ़ोन बना रहे हैं जिसे इजीली रिपेयर करा जा सके ताकि ई वेस्ट वगैरह भी कम हो और कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। और क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है इसीलिए वो अपने फ़ोन का मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और क्योंकि मास प्रोडक्शन नहीं होता तो उनकी प्राइसिंग सही नहीं हो पाती, और क्योंकि उनकी प्राइसिंग सही नहीं हो पाती तो वो मेन स्ट्रीम नहीं बन पाते, तो वो बेचारे फ़ोन इसी लूप के अंदर फंसे हुए हैं। अब इसके अलावा आपका एक और काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मेरे दोस्त के पास या मेरे किसी रिश्तेदार के पास 4 साल पुराना फोन है, वो आज भी बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में चल रहा है, तो इसका मतलब क्या कंपनी ने केवल उसी के फोन को डाउनग्रेड नहीं करा? क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने बातें करी हैं उस हिसाब से तो कंपनी आपके फोन को स्लो करता है ताकि आप अपग्रेड कर सको। उसका फोन स्लो नहीं हुआ तो ऐसा कैसे? तो इस बात के लिए मेरे पास एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब होता है ऐसी बात जिसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता, वो बस मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो ये है OnePlus Nord, OnePlus का सबसे पहला नॉर्ड फोन, और ये अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे पापा इसे यूज कर रहे हैं। ये है OnePlus Nord 4, और जिस दिन ये फोन लॉन्च हुआ था पापा ने ठीक उसी दिन मुझसे कहा कि 4-5 दिनों से ये फोन उतना अच्छा नहीं चल रहा जैसे चल रहा था, या तो बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है, या फिर ऐप कभी कभी क्रैश हो जा रहा है, या फिर फोन ही ओवरहीट करने लग रहा है। उनको नहीं पता कि OnePlus ने कोई नया फोन लॉन्च करा है या लॉन्च करने वाला है, लेकिन ठीक उसी टाइम उनके इस फोन में प्रॉब्लम आने लग जाती है और 4 से 5 हफ्ते बाद वो ठीक हो जाती है। जैसे आज ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरी हाइपोथेसिस ये कहती है कि जब भी कोई ब्रांड नया फोन निकालता है तो वो उसी प्राइस के आसपास के पुराने फोन को कुछ हफ्तों के लिए स्लो कर देता है ताकि लोग नया ऑप्शन ढूंढे, और क्योंकि उसी ब्रांड ने अभी हाल में एक नया फोन लॉन्च किया हुआ होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इंसान उस नए फोन को खरीद ले। और 5 से 6 हफ्तों के बाद जिनको अपग्रेड करना होता है वो कर चुके होते हैं, जिनको नहीं करना वो अब आगे नहीं करेंगे। तो इसीलिए कंपनी वापस से उन फोन को ठीक कर देती है ताकि जब अगले कुछ महीनों में उनका नया कोई फोन लॉन्च हो तब दोबारा से इसी प्रोसेस को वो रिपीट कर सके। तो ये हाइपोथेसिस बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बट प्लीज दिस इज जस्ट मी, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, प्लीज मुझे कैंसिल मत करना, दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन। तो चलो, अगर वी आर ऑन द सेम पेज और हमने ये मान लिया है कि कंपनीज जानबूझकर हमारे फोन को थोड़ा तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो करते ही हैं, तो अब देखते हैं कि अगर ब्रांड ये काम ना करे और हम कस्टमर्स के बारे में सोचकर फोन को बनाना शुरू करें तो हमारा फोन एक आइडल कंडीशन के अंदर कितना चलेगा। देखो, एक फोन के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं और उन सब की कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइफ साइकिल है वो ये रही। जैसे अगर डिस्प्ले में वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं होता है मदरबोर्ड के एंड से, तो फिर उसमें कुछ भी खराब होने जैसा नहीं है। ओलेड डिस्प्लेज में जो ऑर्गेनिक एलईडीज होती हैं उसकी लाइट एमिट करने की कैपेसिटी 15 से 20 साल के अंदर 100% से 80% पे आ जाती है। ऐसे ही मैंने अपने इस वीडियो के अंदर सारे कंपोनेंट्स को तोड़ तोड़ कर बताया है कि कौन सा कितने टाइम तक चलेगा और क्यों चलेगा। तो इन डेप्थ में अगर सारी चीजें जाननी है तो इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जाकर देख लेना। अभी बस ये देख लो कि सारे कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल इतनी होती है, और इन सारों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो करीब 6 से 7 साल निकल कर आता है। और मेरी इस बात से ब्रांड भी एग्री करते हैं, इसी वजह से आपको आज 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस किया जाता है। बट ऑब्वियसली अगर लोगों ने इतने टाइम तक फोन यूज करना शुरू कर दिया तो इन ब्रांड्स को अपनी अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। इसीलिए वो अपने नए फोन के लॉन्च में पुराने फोन में छोटी मोटी गड़बड़ी करते रहते हैं, और उनको भी पता है मार्केट में ब्रांड की मानने वाले बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से 5 से 6 हफ्ते बाद वो वापस उसे ठीक भी कर देते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमें अपना फोन कब अपग्रेड करना चाहिए। आंसर सिर्फ एक लाइन का है, जब आपको जरूरत हो। लेकिन इस जरूरत को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ब्रांड अपने हिसाब से आपकी जरूरत को चेंज करते रहते हैं। सबसे पहला, मान लेते हैं तुम्हारे पास एक 30,000 का सैमसंग का कोई फोन है। 2 हफ्ते पहले तक वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, अभी अचानक से उसमें कोई कमी आनी शुरू हो गई है, भले कैमरा में हो, बैटरी में हो, या फिर ओवरहीटिंग का इशू हो। अब तुम्हें सबसे पहले ये सर्च करना है कि सैमसंग ने पिछले 2-3 हफ्तों में या फिर आने वाले 2-3 हफ्तों में कोई नया फोन लॉन्च तो नहीं किया, या फिर लॉन्च करने वाला तो नहीं है जिसका 40 से 50 हजार रुपए दाम हो। अब 40 से 50 हजार रुपए क्यों? क्योंकि ब्रांड इतना बेवकूफ नहीं है, उसको ये पता है कि S25 अल्ट्रा के अंदर M15 वाला यूजर अपग्रेड नहीं करेगा। तो जब S25 अल्ट्रा लॉन्च होगा तो M15 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। S22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, 23 FE इन फोन्स के अंदर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करी जाएगी क्योंकि इनके S25 अल्ट्रा पर अपग्रेड करने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इसी तरह अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए का फोन है तो ये देखो कि 70-80 हजार रुपए का कोई फोन लॉन्च तो नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पास 15,000 का फोन है तो ये देखो कि 20-25 हजार के अंदर तो कोई फोन लॉन्च नहीं हुआ। अगर लॉन्च हुआ है तो सैडली तुम्हें 5 से 6 हफ्तों का वेट करना पड़ेगा, तुम्हारा फोन वापस से ठीक हो जाएगा।
जाएगा। दूसरा जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद मेरे लोग मुझे ही अपनी कम्युनिटी से बेदखल कर देंगे, बट क्योंकि वो तुम्हारे लिए जरूरी है और तुम्हारे काम की बात है तो मुझे बताना पड़ेगा। अगर तुमने ब्रांड्स के जाल में नहीं फंसना है तो जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है तो बिना किसी वजह के रिव्यू वीडियोस देखना छोड़ दो, क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो उस नए फोन के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिसे देख के तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पुराने फोन की 10 कमियों को तुम्हारे सामने लाकर पटक देगा और तुम्हारा मन तुम्हारे दिमाग को कन्विंस करने में लग जाएगा कि भाई कैसे भी करके अपग्रेड कर ले। अगर रिव्यू वीडियोस देखने के बाद तुम्हें नए फोन लेने का मन कर रहा है तो तुम्हें नए फोन की नहीं, नए चैनल की जरूरत है। जाकर कुछ और देखो। रिव्यू वीडियोस तुम्हें केवल तब देखनी है जब तुमने मन बना लिया है कि मुझे नया फोन लेना ही लेना है। तीसरा, डोंट बी अ फैन बॉय और फैन गर्ल। बिलीव मी, मैं रह चुका हूं, मुझे पता है इसमें कितना नुकसान होता है। हमें हमारी पसंदीदा ब्रांड की बड़ी से बड़ी कमी दिखना बंद हो जाती है, जिसका वो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। फिर तुम एक कस्टमर हो और कस्टमर किसी का सगा नहीं होता और ना ही उसे होना चाहिए। तो सिर्फ दूसरों के आगे कूल बनने के चक्कर में डोंट बी अ फैन बॉय और अ फैन गर्ल। इनफैक्ट अब तो मुझे ये लगता है कि अगर तुम किसी के फैन नहीं हो वो ज्यादा तुम्हें कूल दिखाएगा, क्योंकि सब किसी न किसी के फैन। नंबर 4, डोंट कंपेयर। आई नो ये बात तुमको पहले से बहुत पता होगी, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी ज्ञान की बात सुन। एक बार इस फोटो को देखो। देख लिया? अब इसे देखो। अब मैं इन दोनों फोटो को हटा देता हूं और याद करो कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस था। कुछ याद आ रहा है? अब इन दोनों को एक साथ देखो, अब जाके तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। और जो लोग फोटोज की टेक्निकलिटी को बिल्कुल भी नहीं जानते उन्हें तो अब भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। ये है S25 अल्ट्रा की फोटो और ये है S24 अल्ट्रा की फोटो। और जब तक मैं इन दोनों फोटो को तुम्हें एक साथ नहीं दिखा रहा तब तक तुम्हें इनके बीच का डिफरेंस नहीं दिख रहा। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जब तुम अपने फोन को कंपेयर करते हो नए लॉन्च हुए फोन से। तुम्हें एक टाइम पर एक ही फोन लेकर चलना है। जब तक तुम नए फोन से अपने फोन को साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करोगे ना, तब तक उन दोनों फोन्स में तुम्हें मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस वो नया फोन तुम्हारे एग्जिस्टिंग फोन से 2 गुना ज्यादा महंगा है या फिर तुम्हारा फोन उससे 2 साल पुराना है। अब ना ही तुम्हारे एग्जिस्टिंग ब्रांड ने कोई फोन लॉन्च करा है, ना ही तुमने कोई रिव्यू वीडियो देखी है जिसकी वजह से तुम्हें नया फोन लेने का मन कर रहा है, और ना ही तुमने अपने चिंटू दोस्त के फोन से अपने फोन को कंपेयर किया है। तुम्हें एक्चुअली तुम्हारे फोन में अब काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब अब तुम्हें नए फोन की जरूरत है। रुक जाओ, थोड़ा तसल्ली करो। सबसे पहले अपना स्टोरेज चेक करो। अगर वो 90% या उससे ज्यादा भरा हुआ है तो उससे पहले ठीक करो। पहले तो उसे 80% से नीचे लेकर आओ। दूसरा, अपने फोन को रीसेट करो और रीसेट करने से पहले पूरे फोन का बैकअप नहीं लेना, सिर्फ फोटोज, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, बस। किसी भी ऐप का बैकअप मत लेना। रीसेट करने के बाद सारे ऐप्स पर मैन्युअली दोबारा से लॉगिन करना और मैन्युअली सारे ऐप्स को डाउनलोड करना। इससे आपके आधे ऐप तो डाउनलोड होंगे ही नहीं, जगह वैसे ही बच जाएगी। तो अगर तुम्हारा फोन 3 साल या उससे पुराना है और बैटरी वाइज उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब तुम्हारा फोन ठीक चल जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें फोन को दिन में 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ रहा है तो फोन में बैटरी की दिक्कत है और बैटरी की वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। बैटरी का काम सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड को पावर देना नहीं होता, सही अमाउंट में पावर देना होता है। जब हमारी बैटरी हेल्थ कम हो जाती है तो वो उस वोल्टेज पर पावर डिलीवरी नहीं कर पाती जितने वोल्टेज जरूरत है प्रोसेसर को अपनी फुल परफॉर्मेंस देने के लिए। तो प्रोसेसर अपनी फुल पावर पर चल नहीं पाता तो हमें हमारा फोन स्लो फील होने लगता है। तो अगर तुम्हारा फोन 2 साल से पुराना है और तुम उसे हेवीली यूज करते हो तो एक बार बैटरी चेंज करा कर भी देखो। अब फोन के अपडेट्स जितने टेम्पटिंग होते हैं उतने खतरनाक भी हैं आजकल, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब आपके फोन को कंट्रोल करते हैं वाया सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अगर तुमने नया फोन लिया है, पहले 1 साल तक बिंदास अपडेट करो, जो अपडेट आ रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल होने के बाद अब जो भी नया अपडेट आएगा उसको अपडेट करने से पहले 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक वेट करो। इंटरनेट पर रिव्यूज आ जाएंगे, उन्हें देखकर अपडेट कर लेना। 2 साल से पुराना हो गया तो एटलीस्ट 1 से 2 महीना वेट करो। अगर 2 महीने के अंदर एक और अपडेट आ जाता है तो फिर से 2 महीना वेट करो। और अगर 3 साल से पुराना हो चुका है फोन और तुम्हारा 25,000 से सस्ता फोन है तो अपडेट बिल्कुल मत करो। 40,000 के आसपास का है तो भी 2 महीने का वेट करके देख लो। 60-70 हजार का फोन है तब अपडेट कर सकते हो, 1 महीने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये OnePlus 7 इतना अच्छा इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। तो अब ये सारी बातें ईमानदारी से फॉलो करने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फोन तुम्हारा डिजायर्ड काम नहीं कर पा रहा, जैसे गेम खेल रहे हो और उसमें आपको जो FPS मिल रहे थे उसमें अब बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आने लगी है, तो मुबारक हो, तुम्हारे पैसे खर्च होने वाले हैं और नया फोन ले सकते हो। फोन कैसे लेना है उसके बारे में जानना है तो बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, जाकर कोई भी देख लेना। अगर चाहते हो मैं बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। बाकी सैमसंग के प्रोडक्ट तुम्हें खरीदने चाहिए या नहीं उसका जवाब चाहिए तो यहाँ पहुंचो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।